नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत ने बांग्लादेश के समक्ष उठाया हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। ढाका में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की 20 सालाना बैठक में मिस्री ने रखी ये बात। और विदेश सचिव मिस्री बोले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ हम मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। बांग्लादेश ने कहा कि हर नागरिक की रक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, यह हमारा आंतरिक मामला है। राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, सीमा प्रबंधन, कारोबार, वाणिज्य और कनेक्टिविटी पर हुई है चर्चा। भारत के साथ परस्पर आदर और बराबरी के आधार पर चाहते हैं रचनात्मक संबंध, ये बांग्लादेश कह रहा है। और तुम बिहार, बंगाल, उड़ीसा ले लोगे, हमारे हाथ में क्या लॉलीपॉप है, ये ममता बनर्जी। बांग्लादेश की तरफ से मिल रही धमकियों पर बांग्लादेश के मुख्यमंत्री ने किया ये पलटवार। एक बात आपको बताऊं, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी का और भारत का इसमें बड़ा योगदान था इस बांग्लादेश की आजादी में। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ से जब शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली थी ना, तब से बड़ी अशांति फैली हुई है। तो यही की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मुफ्त में चीजें कब तक दी जाएंगी। एक प्रवासी कामगारों के मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणी, कहा श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा किए जा रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात पर कोर्ट ने जताई हैरानी। ये आप देखते हैं कि कहा जा रहा है ना कि हमारी सरकार आई तो हम फ्री में देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे। और आप देखते हैं कि इससे क्या रहेगा कि आप पूंजीगत व्यय है या रोजगार पर जो खर्च करने के लिए पैसा था वो फ्री में चला जाएगा, फिर सरकारों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। अब मध्य प्रदेश को देखिए, कर्ज पे कर्ज लेते जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उसी को लेकर चिंता जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक कहता है हम 1500 देंगे, तो दूसरा कहता है हम 2000 देंगे, तीसरा कहता है 3000 देंगे, कोई कहता है कि हम इतनी बिजली देंगे, फिर वो कहता है इतनी देंगे। गैस सिलेंडर की भी ऐसी ही बात होती, कोई कहता है 700 में देंगे, फिर कोई कहता है 500 में देंगे, कोई कहता है 300 में देंगे, कोई कहता है फ्री में देंगे हम। तो ये कंपटीशन अच्छा ना है राजनीति के लिए, ना ही देश के लिए। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों पर हंगामा, संसद ठप। इस सत्ता पक्ष ने मांगी चर्चा तो कांग्रेस ने किया विरोध। राहुल को देशद्रोही कहने पर भी हंगामा। अदानी के मुद्दे पर आक्रामक, कांग्रेस बैकफुट पर दिखी, सपा तृणमूल का नहीं मिला साथ। यह भी आप देखते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और इसमें आप देखते हैं कि पूरा सत्र इसी तरह हंगामे से खत्म हो जाएगा। और आप सभी को एक बात मालूम होना चाहिए कि इस पर जो संसद की कार्यवाही चलती है ना, इस पर हमारा आपका पैसा जो टैक्स का है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स देते हैं हम लोग, पानी की तरह बहाया जाता है। एक अच्छी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। इसी के लिए आप देखते हैं कि चुने जाते हैं, लेकिन वो अपने अपने काम में मस्त हैं। देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, जस्टिस यादव कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में सौहार्द बढ़ेगा और इसका उद्देश्य धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त कर सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। जल्द ही यह कानून बनेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। कठमूल्य देश के लिए घातक है, इससे उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये आप देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश है। आप लोग क्या सोचते हैं इनकी टिप्पणी पर? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने की नियुक्ति। समिति ने मल्होत्रा को गवर्नर बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी। और 11 दिसंबर को मल्होत्रा संभालेंगे नए पद का कामकाज। मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का आज समाप्त हो रहा है ना कार्यकाल। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये 26वें नंबर पे होंगे, ये भी याद रखेगा। और राजस्व सचिव मल्होत्रा वर्ष 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को आईएएस, आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर
अभ्यर्थियों के चयन के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। ये परिणाम 20 से 29 सितंबर तक आयोजित परीक्षकों के आधार पर घोषित किए गए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि अब इंटरव्यू बचा हुआ है और जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हें शुभकामनाएं हैं, और जिन्हें निराशा मिली है वो अपनी गलतियां स्वीकार करें और ईमानदारी से एक्सेप्ट करें, उसमें सुधार करें और आगे बढ़ें। 3 दशकों में पृथ्वी की 3/4 जमीन शुष्क हुई है शुष्क, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने दी जलवायु परिवर्तन पर बड़ी चेतावनी। शुष्क स्थानों पर रहे 230 करोड़ लोगों के जीवन और रोजी रोटी पर संकट। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य ग्रह के मौसम पैटर्न औसत तापमान के बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक बदलाव से होता है, एक तरह से, ठीक है। धरती के इन हिस्सों पर असर मौसम और जमीन में बढ़ती शुष्कता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले धरती के हिस्सों में यूरोप का 96% क्षेत्र, पश्चिमी अफ्रीका, ब्राजील, एशिया, मध्य अफ्रीका शामिल है। अगर देशों की सही जमीन में के शुष्क में बदलने के आंकड़े प्रतिशत में लिए जाएं तो दक्षिणी सूडान, तंजानिया को सर्वाधिक नुकसान होगा। चीन भी अपने कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा शुष्क जमीन के रूप में परिवर्तित होते देखेगा। ये तो ये भी आप देखेंगे। और आप देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी दी गई, जिसमें दुनिया को सन्न कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 30 साल की तुलना में 2020 तक 3 दशकों में पृथ्वी की 77% से ज्यादा जमीन को अधिक शुष्क जलवायु का सामना करना पड़ा है। इस दौरान वैश्विक पृष्ठ शुष्क भूमि का क्षेत्रफल लगभग 43 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, और जिसमें अब विश्व का 40% से ज्यादा हिस्सा आता है। यह बढ़ोतरी भारत के 1/3 क्षेत्रफल से ज्यादा है। और ये आप देखिए, सऊदी अरब की रियाद में UNCCD के 16वें सम्मेलन में जारी की गई रिपोर्ट चेताती है, अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर लगाम लगाने के प्रयास विफल हुए तो सदी के अंत तक धरती का 3% नमी वाला हिस्सा भी शुष्क भूमि में तब्दील हो जाएगा। बीते 3 दशकों में शुष्क भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या में भी दुगनी होकर 230 करोड़ तक पहुंच गई। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करें तो सन 2100 तक करीब 500 करोड़ लोग शुष्क भूमि पर रहने क्यों मजबूर होंगे। इन लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर आने वाला संकट और ज्यादा गंभीर होगा। और उत्सर्जन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस का अधिक उत्सर्जन होने का मध्य पूर्व अमेरिका, मध्य मैक्सिको और उत्तरी वेनेजुएला, उत्तरी पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी अर्जेंटीना, समूचा मेडिटेरियन क्षेत्र, काला सागर का तट, दक्षिणी अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में शुष्क जमीन के बढ़ने का अनुमान है। चलिए, ये आप देखिए, यहाँ रहते हैं सर्वाधिक लोग। एशिया और अफ्रीका में दुनिया की शुष्क जमीन पर रहने वाली करीब आधी आबादी मौजूद है, और जबकि शुष्क इलाकों में जनसंख्या घनत्व के मामले में कैलिफोर्निया, मिस्र, पूर्वी उत्तरी पाकिस्तान, भारत का काफी बड़ा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी चीन शामिल है। सूखा नहीं, शुष्कता। कभी कभी कम बारिश होने पर सूखा पड़ जाता है, लेकिन शुष्कता इससे बिल्कुल अलग है। यह स्थायी और कठोर बदलाव है। जब किसी इलाके की जलवायु शुष्क हो जाती है और इससे अपने पूर्व की स्थिति में लौटने की क्षमता खत्म हो जाती है, दुनिया के बड़े इलाके पर असर डाल रही है, और इनमें अब पहले की तरह का मौसम नहीं होगा। अब देखिए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये आंकड़े आप लोग इस तरह की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिएगा। वीवीपैट से खोल दी ईवीएम पर विपक्ष के दावों की पोल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में वीवीपैट ईवीएम के मिलान 100% सटीक है। चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से सवाल उठाने लगा था ना ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। और अभी आपने देखा है कि विधानसभा में यहाँ 288 सीटों के लिए चुनाव हुए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और देखिए, अगर विधानसभा की बात करें, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 30 यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी।
ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले विमान की सफल लैंडिंग। ये इंडिगो एयरलाइंस के VT IFI विमान ने क्रू मेंबर के साथ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान। और दोपहर करीब 12 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भरी उड़ान 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट के एरियल स्पेस में पहुंचा। और एरियल स्पेस में करीब 1.5 घंटे तक उड़ान भरी व नेविगेशन समेत अन्य डाटा जुटाया। दोपहर 1:30 रनवे की पूर्वी दिशा में लैंडिंग की। 3 साल 2 माह 11 दिन में हुआ है एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ। अब देख लीजिए, आपके जो अवधूजा साहब हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़े होंगे, तो वो अब नेता बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया विधायकी का। हरित क्षेत्र बढ़ाने का सुझाव देने वाली एजेंसी नियुक्ति का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में घटते हरित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में सुझाव देने के लिए एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। ये पर्यावरणीय क्षति को रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। तीस बायोडायवर्सिटी पार्क से सुधरेगी यमुना की हालत, मांगी जमीन। और 22 से 40 करोड़ गैलन पानी बाढ़ आने पर पार्क के वेटलैंड में होगा जमा। पल्ला से जैतपुर तक विकसित होने वाले पार्कों का औसत क्षेत्रफल 200 एकड़। स्टोर पानी से नदी का प्रभाव होगा ठीक और सेहत में भी होगा सुधार। मॉडल पार्क बनाने के लिए 1 माह से चलाया जा रहा है भिक्षाटन महायज्ञ। देखिए, यमुना नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें, आप देखते हैं कि नदियां भी अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, ये 1376 किलोमीटर है यमुना की लंबाई। मैंने आप लोगों से कहा ना कि नेताओं से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद मत किया करिएगा। आरोप प्रत्यारोप हमारे देश में खूब चलते रहते हैं। अब आप देखिए, भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक फोरम से क्या है सोनिया का संबंध, ये बीजेपी कह रही है। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश के प्रतिकूल प्रभाव पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय अदालतों द्वारा किए गए स्थगन आदेशों के कारण आपराधिक मुकदमों की सुनवाई पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में 8 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बंगाल, केरल, मिजोरम और उनके हाई कोर्टों से सोमवार को आप देखते हैं जवाब मांगा है। अब धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर एकजुट हुआ विपक्ष। कांग्रेस समेत 70 विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। सपा और तृणमूल भी साथ आई। इन्हें हटाने की बात होती है, देखते हैं क्या होता है। आने दीजिए, राज्यसभा में आएगा। संसद के मौजूदा सत्र में आ सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है एक देश एक चुनाव, और सरकार चाहती है कि विधेयक पर आम सहमति बने, जेपीसी में भेजा जा सकता है। मंत्रिमंडल ने पहले ही इस प्रस्ताव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है, जैसे विधानसभा लोकसभा एक साथ चुनाव हो। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, आप देखते हैं कि पहले भी 1952 में पहली बार हुआ, 1957 में पहली बार हुआ, और 1967 के बाद आप देखते हैं कि क्रम बदल गया था। बहुत सारी विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर 1971 में समय से पहले चुनाव हो गए, तो इसलिए आप देखते हैं। CUET UG PG में अगले वर्ष होंगे कई बदलाव। संशोधित मानदंड जल्द ही घोषित होंगे, यूजीसी प्रमुख रहे। यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति ने की परीक्षा के कई पहलुओं की जांच। और आप देखते हैं CUT ने विभिन्न शैक्षिक बोर्डों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान किया। CUT की शुरुआत 2022 में हुई थी। पिछले साल 283 विश्वविद्यालयों ने CUT को अपनाया था। चलिए, अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। और यूजीसी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। किसके बारे में? यूजीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। समझ रहे हो आप लोग? इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मान्यता देने से पहले मेडिकल कॉलेजों में फर्जी मरीजों की होगी जांच। ये धांधली सामने आने के बाद NMC ने पहली बार जारी किए नए दिशा निर्देश। आयोग ने कहा कुछ मेडिकल संस्थान काफी समय से कर रहे हैं मनमानी, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कह रहा है।
आते ही छा गए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड मुफ्त इलाज का रिकॉर्ड। योजना के लॉन्च होने के मात्र 42 दिनों में 25 लाख नए पंजीकरण हुए। 70 साल से अधिक के 22 हजार वृद्धों ने इलाज का लिया लाभ। ये आप देखते हैं कि पीएम किसकी बात हो रही है, जो आयुष्मान कार्ड है ना, उसी की। इसमें आप देखते हैं कि 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवाने की बात होती है, उसी की। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, ये भी याद रखिएगा। जबरदस्त टोही क्षमताओं वाला आईएनएस तुसिल्क नौसेना में शामिल हो गया है। रूस के कैलिनग्राद तट पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया जहाज अत्याधुनिक टोही क्षमताओं और गाइडेड मिसाइल से लैस है। युद्धपोती आप देखेंगे, अच्छी बात है। आप देखेंगे आईएनएस तुसिल के आने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और ताकत जबरदस्त ढंग से बढ़ेगी। और पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीनी नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हमले देखे गए हैं। यह युद्धपोत मास्को के साथ वर्ष 2016 में दिल्ली द्वारा किए गए 250 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत भारतीय नौसेना को मिलने वाले 4 टोही युद्धपोतों में से एक है। सौदे के तहत 2 युद्धपोतों का निर्माण रूस में किया जाएगा जबकि अन्य 2 को भारत में बनाया जाएगा। अच्छी बात है। 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी है ये युद्धपोत, और इसे अत्याधुनिक तकनीक और निर्माण के श्रेष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया। इसकी नई डिजाइन जहाज की टोही विशेषज्ञताओं स्थायित्व को मजबूत बनाती है। कैलिनग्राद में इस जहाज के निर्माण पर भारतीय विशेषज्ञों की टीम द्वारा लगातार करीबी से नजर भी रखी गई। ये आप देख लीजिए, हिंद महासागर है ये रूस आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, हमें हर जगह से अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। ये राजनीति की खबरें हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, खूब बातें हो रही हैं। रेखा शर्मा जाएंगी राज्यसभा। ये 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रह चुकी हैं रेखा शर्मा। चलिए, यह भी महिला आयोग के बारे में भी याद रखा करिएगा। किसकी बात कर रहा हूं? महिला आयोग की, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह की संस्थाओं से भी पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे हो भाइयों। इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इस सर्वे रिपोर्ट के लिए एडवोकेट कमिश्नर ने मांगे 15 दिन। मस्जिद कमेटी की आपत्ति। संभल की जामा मस्जिद जो विवाद चल रहा है ना, कल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी जामा मस्जिद कमेटी। और कहा जा रहा है जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर हुआ करता था पहले। तो खूब हमारे देश में आजकल आप देखते हैं कि मंदिर मस्जिदों की कहानी भी खूब चल रही है। यह हिंदुस्तान है। ये धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बंगाल के ओबीसी मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी। राज्य में कई जातियों को दिया गया ओबीसी दर्जा, हाईकोर्ट ने कर दिया था रद्द। देख लीजिए भैया, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल, यह है कोलकाता, इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि राज्यपाल हैं आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, समझिए। और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये। तो आप देखेंगे कि ये आप देखिए मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़े के रूप में चुना गया था ना, समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का
ये उसी की बात हो रही है। और हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर अप्रैल 2010 और सितंबर 2010 के बीच 77 वर्गों को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। तो उसी को लेकर ये फैसला आया है। एकल पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर मंदिर पक्ष की आपत्ति। ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद यहाँ चल रहा है। ये आजकल आप देखिए कि गोवा घूमने गए पिता पुत्र गूगल मैप्स में उलझे, पूरी रात जंगल में बीती। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह से मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी पर भी पूरी तरह से निर्भर मत हो जाइए, आंख बंद करके उस पर मत निर्भर हो जाइए। आजकल आप देखते हैं कि लोग फेसबुक जो चलती है ना, फेसबुक सोशल मीडिया, इस पर जो खबरें चलती हैं उन्हें सच मान लेते हैं। भैया थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया करिएगा। आपके पास भी एक दिमाग है, समझ रहे हैं? आपके पास दिमाग है, उसका उपयोग किया करिएगा। 5,000 में एक बैंक खाता और करोड़ों का वारा न्यारा। नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर खोले जाते हैं बैंक खाते। जान ना पहचान पर हर कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। ऐसा साइबर लुटेरों का नेटवर्क कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है, लेकिन एक दो से ज्यादा कोई ना कोई जानता है ना पहचानता है। लेकिन सभी बैंक में अलग अलग लोगों का करंट अकाउंट खुलवाते हैं और इसके जरिए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये किसी को नहीं पता होता है कि इस नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई और कहां पर खत्म होगी। सबको खाता खुलवाने पर एक निश्चित रकम जरूरी मिल जाती है। देख लीजिए, ऐसे काम करता है रैकेट। साइबर लुटेरों का रैकेट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तर्ज पर काम करता है, लेकिन एक बार कितना है, सबको कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सामान्य लोग झांसे में आ जाते हैं और स्लीपर सेल की तरह काम करने लगते हैं। इसमें बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने पर पैसे निर्धारित रहते हैं। इस खाते पर 5,000 रुपये तक दिए जाते हैं। जैसे जैसे खातों की संख्या बढ़ती है, पैसे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। ऊपर बैठे व्यक्ति को इसकी कीमत और भी ज्यादा मिलती है। ऐसे ही ऐसे ही यह आसानी से पैसा बनाने का क्रम एक दूसरे से तीसरे तक शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। और 3 दिन डिजिटल अरेस्ट पर आप देखते हैं कि 58 लाख ठगे। आपने एक बात याद रखा होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार एक तरह से जागरूकता अभियान चला रही है कि भैया लालच में मत फंसिए और डरिए मत। हम तो आपको डिजिटल रूप से वीडियो कॉल के जरिए हम आपको अरेस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन लोग फिर भी फंस जा रहे हैं। या तो वो लालच में फंस जा रहे हैं या फिर डर में फंस जा रहे हैं और लुट जा रहे हैं भाई। ठीक है। और साइबर क्राइम का आप देखते हैं कि जो नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ये जरूर याद रखिएगा और वैसे फंसिए मत। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, 10 पर केस दर्ज हुआ है। चलिए आप देख लीजिए। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। डीजीपी की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन पर 6 राज्यों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही यूपीएससी ने कहा कि वह अगली सुनवाई से 10 दिन पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। ये आप देखिए, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, संघ लोक सेवा आयोग की। डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक की बात हो रही है। किसान आंदोलन के कारण बंद रास्ते खोलने की याचिका पर विचार से आप देखते हैं कि इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहला मामला पहले से लंबित है, एक मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई नहीं। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि भैया किसानों की जो समस्या है उस पर तो ध्यान दे लीजिए। आप हर मुद्दे पर राजनीति करिए, आपको जो करना है करिए। सच में हमारे देश के कई हिस्सों में किसानों की हालत बहुत बुरी बनी हुई है। आए दिन वो आत्महत्या करते रहते हैं। गैस टैंकर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव, तकनीकी खराबी आने के कारण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट से सेना के हवलदार हुए बलिदान। ये जम्मू कश्मीर है। पंजाब से इसकी लगती है, हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अभी 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर बने।
धर्म ध्वजा पर टिका अखाड़ों का अस्तित्व। चार दिशाओं का मिलता है संकेत। अखाड़ों में 52 मड़ियां होती हैं, अखाड़ों में उसे 4 भाग में बांटा गया है। वह दिशाओं का संकेत देती हैं। ऐसे में धर्म ध्वजता का एक कोना 16 मणि पूर्व दक्षिण का होता है, दूसरा 9 मणि पश्चिम दक्षिण का, तीसरा 13 मणि पश्चिम उत्तर का, चौथा कोना 14 मणि पूर्व उत्तर का होता है। इन्हें 4 कोनों में धर्म ध्वजा का बंधन रहता है। धर्म ध्वजा के बगल में अखाड़े के आराध्य स्थापित किए जाते हैं। अब आप देखते हैं कि कहाँ प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है ना, तो उसी की बात हो रही है। महाकुंभ के बाद उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए गंगा अथवा जिस पवित्र नदी के तट पर मेला लगता है उसमें उसे प्रभावित कर दिया जाता है। और आप देखिए अखाड़े के धर्म ध्वजा का रंग भगवा होता है। धर्म ध्वजा आप देखते हैं कि सफेद, काला, लाल, हरा, पीला होता है। चलिए अलग देखने को मिलता है। प्रयागराज से 8 शहरों के लिए विमान सेवा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है एसटीपी। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के। प्रदूषण नियंत्रण समिति का दावा, कहीं भी उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई निर्माण के लिए नहीं हो रहा है, सीधी नदियों और झीलों में जा रहा है सीवरेज का गंदा पानी। कई एसटीपी स्थानीय वातावरण के प्रतिकूल, कुछ अप्रासंगिक भी हो चुकी हैं। अब आप देखें, जो नदियां कल तक हमारा उद्धार करती थी आज अपना उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं, क्योंकि उसमें बिना आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट किए पानी को, नालियों का, जो गंदी नालियां रहती हैं उनका छोड़ दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लेट और पीजी संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। एक क्लेट पीजी 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को आप देखते हैं इसमें क्या कर दिया, मना कर दिया। दायर याचिका में 1 दिसंबर 2024 को आयोजित क्लेट पीजी 2025 के संचालन के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई थी उन्हीं की। ये राजनीति को वंशवाद में यकीन रखने वालों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से मांगा आगजनी अतिक्रमण का ब्यौरा। अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी मामले की सुनवाई। ये आप देखिए एक बार मणिपुर का आप लोग देखिए, लंबे समय से आप देख रहे हैं कि यहाँ अशांति फैली हुई है और ये हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे आप देखिए 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं कौन, लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। अग्निवीरों को युद्ध कौशल में महारथी बनाएगा डीआरडीओ का नवाचार। कम समय में अग्निवीरों को अत्याधुनिक हथियारों की मिलेगी जानकारी। सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन ने विकसित किया नया सॉफ्टवेयर। डीआरडीओ की बात करें तो आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 1958 में दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा 35 साल उम्र कैद में बदली। बीपीओ कर्मी दुष्कर्म हत्याकांड की बात हो रही, फांसी देने में देरी के चलते हाई कोर्ट ने कम की थी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। ये आप देखें 1 नवंबर 2007 को 22 वर्षीय महिला बीपीओ कर्मी को रात्रि पाली के लिए घर के पिक करने वाली कंपनी का कैब ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म कर उसी कि दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया था, चेहरा भी कुचल दिया था। तो उसी की बात हो रही। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बड़ी चिंता की बात होना चाहिए। और हम लोग विकसित होने की बात, बनने की बात करते हैं, विश्वगुरु होने की बात करते हैं, ये हमारे ऊपर एक कलंक लगा रहता है। 600 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी हुंडई। ऑटो पार्ट्स उद्योग पर चौतरफा मार, केंद्र पर टिकी नजरें। बढ़ती लागत, टैक्स की मार के बीच बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं लुधियाना का उद्योग। 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हो रहा है प्रति वर्ष। 2,000 से अधिक इकाइयां हैं पंजाब में ऑटो पार्ट्स उद्योग की।
और 25% से अधिक पार्ट्स का चीन से हो रहा है आयात, और 60% तक ऑटो एसेसरीज विदेश से आ रहे हैं। सरकार से अपेक्षाएं भी लगाई जा रही हैं। देश में ऑटो पार्ट्स उद्योग की स्थिति 57 अरब डॉलर के आसपास है। घरेलू ऑटो उपकरण उद्योग का कुल कारोबार 21.2 अरब डॉलर के ऑटो उपकरणों का होता है निर्यात। 50 लाख लोग कार्यरत हैं इस उद्योग में। 7.1% हिस्सेदारी है देश की जीडीपी में ऑटो उपकरण उद्योग की। 200 अरब डॉलर का हो जाएगा ऑटो उपकरण बाजार 2026 तक। रुपए में एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही भैया, 84.86 रुपये पर पहुंच चुका है। $1 के बराबर कितना रुपया हमारा, 84.86। टाटा और किया के यात्री वाहन जनवरी से होंगे महंगे। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के आईपीओ में 12 से आवेदन होगा। नवंबर में 5.5% तक आ सकती खुदरा महंगाई। एयरबस ने से 100 और विमान खरीदेगी एयर इंडिया। दो पहिया की माल से नवंबर में वाहनों की बिक्री 11% बढ़ी। पिछले महीने सभी श्रेणियों में 32,08,719 वाहनों की बिक्री, और पिछले वर्ष नवंबर में यह आंकड़ा 28,85,317 वाहन था। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में दास ने निभाई थी प्रमुख भूमिका। कोरोना महामारी की चुनौतियों का दृढ़ता से किया सामना। चलिए, अच्छी बात है। भारत कम लागत में निर्माण पर दे रहा है बल, मोदी जी कह रहे हैं। जयपुर में सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन करते हुए जयपुर राजधानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है। कोयला घोटाले में अभिजीत इंफ्रा के प्रबंध निदेशक व पूर्व निदेशक दोषी। राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया निर्णय। सीबीआई ने हमारी क्या है, एक एजेंसी है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। उसी की बात हो रही। महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन दी सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। दमिश्क में शांति हालात पर विश्व की नजर बनी हुई है, और सीरिया की राजधानी है ना, देखिए सीरिया आप देखेंगे तो यहां भी अशांति, यहां भी तख्ता पलट हो गया। आप देखेंगे वैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश को आसान बनाएंगे ट्रंप। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के इस कदम से भारतीयों को मिल सकता है लाभ। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 20 जनवरी को ये शपथ ले लेंगे। यूनेस्को के फांसीवादी शासन का बांग्लादेश कानून से हिसाब होगा। आपातस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्चुअल संबोधन में खाई कसम, कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे सुनियोजित हमले। फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट को मिले 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की नामांकन लिस्ट आ गई है। इसमें पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल बी इमेजिंग एज लाइट को 2 नामांकन मिले हैं। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी श्रेणी नामांकन पाया है। साल 2021 में कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पर कब्जा जमाने के बाद यह फिल्म गोल्डन ग्लोब में भी पुरस्कार पर दावेदारी जताने जा रही है। और ये आप देखिए गोल्डन ग्लोब 2025 के लिए 27 श्रेणियों में नामांकन का ऐलान हुआ है ना। और इस साल कॉमेडियन निक्की ग्लेसर गोल्डन ग्लोब समारोह के होस्ट करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। ये आप देखिए यहां भी बड़ी अशांति फैली हुई है। ये दक्षिण कोरिया ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा। आजकल दुनिया में बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। यूनेस्को के खिलाफ नोबेल कमेटी से शिकायत की गई, क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था ना। वही देखते हैं क्या होता है। इतिहास का सबसे गर्म साल बनने जा रहा है 2024। यूरोपीय जलवायु एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही ये बात। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत तापमान वाला वर्ष होगा। रूस ने भारत सहित कई देशों में साइबर क्राइम में लिप्त कॉल सेंटर किए बंद। आजकल साइबर धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है भैया। ये ऑस्कर के नामांकन की रेस में आगे बढ़ी बैंड ऑफ महाराजा, ग्रीस मलिक द्वारा निर्देशित फिल्म है ना, उसी की बात हो रही है। ये नोबेल विजेता ने कहा परमाणु हथियार कितना विनाशकारी समझे पुतिन।
ये आप देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 को पहले अमेरिकी परमाणु बम में हिरोशिमा में 1,40,000 लोग मारे गए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी का दूसरे परमाणु बम में 70,000 लोग मारे गए थे। तो आप सोचिए, उससे कई गुना ज्यादा अब दो शक्तिशाली बनने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। ये आप देखें, खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो एक क्रिकेट की बात हो रही है, तो देख सकते हैं आप लोग क्रिकेट को। तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो देखते होंगे। अब आप देखिए, 3 स्टार होटल का बाद स्कूल के फर्श पर सोने को मजबूर खिलाड़ी। मैं आप लोगों से कहता हूं ना, जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों को मदद दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और चाइना की अगर हमें बराबरी करनी है, तो उस हिसाब से हमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना होगा, उन पर उस हिसाब से पैसा खर्च करना होगा। चैंपियन लेरेन की जबरदस्त वापसी, गुकेश को मिली हार। 12वीं बाजी के बाद गुकेश और लेरेन 6-6 अंकों की बराबरी पर। कुसमैनी ने जीती F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। भारतीय ड्राइवर हैं कुसमैनी। जिम्बाब्वे के लिए खेलेंगे सैम के भाई वैन कोरन। दीपिका की हैट्रिक से भारत ने मलेशिया को हराया। दीपिका की हैट्रिक गोल से चैंपियन भारत ने धीमी शुरुआत के उभरते हुए एशिया का मुकाबले में आप देखते हैं कि महिला जूनियर एशिया मुकाबले में मलेशिया को 5-0 से हराकर दूसरी जीत दर्ज की है। सैफलन ने बरकरार रखा विश्व चैलेंज खिताब। टाइगर वुड्स और हॉलबैंड के बाद लगातार 2 खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। भारतीय मूल के गोल्फर अक्षय भाटिया 15 अंडर के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर है। ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा भारतीय बने 9 वर्षीय आरित। अब मैं कह रहा हूं कि बच्चे अच्छे कैरियर बना रहे हैं खेल में भी, इसमें कोई दोहराय नहीं। बाधिर खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। केंद्रीय खिलाड़ी मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री है ना मनसुख मांडविया ने। विप्रज के दम पर क्वार्टर फाइनल में पहुंची, आप देखते हैं यूपी 4 विकेट से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में। रियल और बार्सिलोना की रेस में कूदी एटलेटिको। रोचक हुई ला लीगा। 5 लगातार लीग मैच जीतकर एटलेटिको ने अंक तालिका में मचाई है हलचल। अब शीर्ष स्थान हासिल करने पर होगी निगाह। 9 अंकों की बढ़त FC बार्सिलोना के पास पहले 12 लीग मैचों के बाद शीर्ष पर थी, जो अब घटकर मात्र 2 अंक रह गई है। देख रहे, योगा करते रहा करिएगा, ध्यान करते रहा करिएगा। महाकाल में दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन, ये रहेगी प्रवेश की व्यवस्था। आप देखते हैं सामान्य दर्शनार्थी 4 धाम मंदिर के सामने से कतार में लगेंगे। और VIP और VIP भक्तों का प्रवेश बेगम मार्ग स्थित नीलकंठ द्वार से होगा। वृद्ध व दिव्यांगों के लिए ये आप देखिए भस्म आरती में रहेगी चलायमान व्यवस्था। तो यहाँ भी आप देखते हैं VIP हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार की मरम्मत 16 दिसंबर से शुरू होगी। उड़ीसा की बात हो रही, 55,000 वर्ग फीट की रंगोली है। प्रयागराज में बनाई जा रही विशाल आकार की रंगोली। नगर निगम की पहल पर स्वच्छता के मरम से जनमानस को जोड़ने तथा महाकुंभ में दुनिया को आमंत्रित करने के उद्देश्य के साथ विशालतम रंगोली। अच्छी बात है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। स्वीडन के राजा ने वितरित किया पहला नोबेल पुरस्कार। 1901 में आज ही स्वीडन के राजा ने अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी इच्छा के अनुसार पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 अपने वसीयत पर हस्ताक्षर कर इस पुरस्कार की नींव रखी थी। इटली में तिथि के साथ प्रकाशित हुई अंक गणित की पर पहली पुस्तक 1478 में आज ही इटली के टेबेस्को में अंक गणित पर पहली पुस्तक आर्ट डेल अबाको तिथि के साथ प्रकाशित हुई थी। 124 पन्नों की इस किताब में अंक गणित के व्यावसायिक प्रयोगों से संबंधित जानकारी थी। अनुमान है कि पुस्तक को एक पादरी ने अपने मित्र के लिए लिखा था। आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बने राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में आज ही मद्रास प्रेसिडेंसी के थोरावल्ली तमिलनाडु में हुआ था। 1919 में गांधी जी से प्रभावित होकर कानूनी पेशा छोड़ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। असहयोग, सविनय जैसे कई आंदोलनों में भाग लिया।
और 5 बार जेल भी गए। आज़ादी के बाद 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। वह संविधान सभा के भी सदस्य थे। 1950 में उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। बैक्टीरिया की मदद से बनाया जा सकेगा स्वच्छ ईंधन। आईआईटी गुवाहाटी ने मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ईंधन बनाने की विकसित की उन्नत जैविक विधि। ऊर्जा के टिकाऊ स्रोत खोजने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही। फिलीपींस में फटा ज्वालामुखी। फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप में सोमवार को माउंट कनलाओन ज्वालामुखी फटने के साथ धुआं आप देख रहे हैं। ये सक्रिय देश की 24 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। पौष्टिक भोजन भी शरीर में दर्द की तकलीफ करता है, दवा का काम। अनुसंधान कह रहा है जीन म्यूटेशन से बचपन में ऑटिज्म का अधिक खतरा है। जीन में बदलाव और पर्यावरणीय कारक बनते हैं बड़े कारक। मस्तिष्क के विकास में उत्पन्न होती है गड़बड़ी इससे। या आप देखिए बच्चों में ऑटिज्म विकास संबंधी एक ऐसा विकार है जो मस्तिष्क के कामकाजी गड़बड़ियों के कारण बनता है। चीन में पालतू तोते ने निकाला लड़के का दांत। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज वाली खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए अपना। धन्यवाद।